हाँ भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। बैठो। यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई है? क्यों? अच्छा, एसी के लिए। हाँ भाई, तो क्या करत रहे? हाँ, ट्रांसफॉर्मर बचा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर के अलावा तीन चार सवाल और अभी कर लेते हैं। तीन चार क्वेश्चंस और मैं ढूंढ लाया हूं, और फिर ट्रांसफॉर्मर कर लेंगे। कहानी खत्म। जल्दी हो जाएगा तो जल्दी छोड़ देंगे। वैसे मुझे लग रहा था कि 15-20 मिनट में ही हो जाएगा। ऊपर वाला बैच पूरा ही टाइम लगा। ऊपर एक से एक सवाल छूट भी गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से बच्चों की उम्मीदें बढ़ गई तो फिर और टूटी उम्मीदें, उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों की स्पीड क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन चारों गलत है तो भी सवाल का कुछ सही आंसर भी तो आता ही होगा, वही निकालना है। तो अब आप लोगों का इंट्यूशन वाला जो मेथड है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? लिंक चाहिए सुमित साहब को। हम्म, अभी भी लिंक से होता है क्या? पोर्टल से नहीं होता है? अच्छा, पोर्टल भी सब्जेक्ट के हिसाब से सर पोर्टल में बायस्ड पोर्टल। स्क्रीन सर पोर्टल में स्क्रीन छोटी होती है और कभी कभार आपको ऑडियो भी चला जाता है बीच में। है। मेरे केस में, एटलीस्ट मेरे केस में। सबका यही दुख है। ये लोग तो बच्चे बाहर है ना। हो गया ये सवाल। करो जल्दी जल्दी करना भाई, तभी जल्दी क्लास छूट पाएगा आज। जैसे ही क्वेश्चंस खत्म हुए आज का क्लास खत्म हो जाएगा। 5-6 सवाल। अब ये इससे इससे झंडू सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल आसान सवाल है ये। सर डी 200। नहीं नहीं, ऑप्शन सारे गलत हैं। इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन जो है कोई मैच कर नहीं रहा। मतलब कल के बैच में हमने सॉल्व किया था ये, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, तो इसमें से सेलेक्ट नहीं करना है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। पावर फैक्टर जल्दी जल्दी करो ना। पावर फैक्टर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। कॉस फाइव वैल्यू 1/√2 है तो फेज डिफरेंस क्या हुआ? तो tan फाइव का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर का वैल्यू 1, यानी एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू आर होगा। लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी की जगह एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ कुछ ऐसा ही। हाँ कुछ ऐसा ही। नहीं, 90 ही आ जाएगा। 99 नहीं आएगा, 90 आ जाएगा। एल का वैल्यू अगर 0.1 है तो एक्स एल का वैल्यू क्या होगा? 100 इंटू, तो आंसर कितना? ये एक्सेल का वैल्यू क्या आया? 10 आ गया। अभी मुझे देखो फेज पकड़ना, दिमाग में ही सॉल्व करना। ये cos फाइव का वैल्यू 1/√2 है, 45 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। tan फाइव का वैल्यू होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर भी हो सकता है, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर भी हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने लिख दिया, मान लो एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर इक्वल टू 1।
1 क्यों? क्योंकि tan का फाई है 45। तो अभी एक्सेल का वैल्यू तो खुद ही 10 है, 10 में से कुछ माइनस करोगे तो 100 थोड़ी ना बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा? ये प्लस माइनस कर देते हैं ऐसे। ये इसका वैल्यू 10 दिया है, तो 10 में से एक्स ही माइनस करेंगे तो 100 बनेगा क्या? हाँ कह रहे हो? हाँ बोल दिया। हाँ बनेगा, क्यों नहीं, मैं बनाऊंगा। एक्स सी माइनस एक्सएल इक्वल टू आर। आर का वैल्यू कितना है और एक्सएल का वैल्यू कितना है? अबे तो एक्स सी का वैल्यू क्या हो गया? बट तो एक्स सी का वैल्यू आया 110। अब हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है, क्या करें? 1/ओमेगा सी का वैल्यू 110 है। सी का वैल्यू चाहिए, इसको नीचे भेजेंगे। सी इज 1/ओमेगा इंटू सी 110। अब इसको माइक्रोफैरेड बनाए अगर, तो 10 का पावर 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइक्रो बना ना, यूनिट छोटा कर दिया, वैल्यू बड़ा कर दिया। तो 10 का पावर 4, ये ऐसे जीरो काटेंगे तो 1000/11 आ जाएगा। क्या कितना आएगा? 1000 है भाई, 1000/11 अप्रोक्सीमेटली 90 कर दो। हुआ? बहुत मुश्किल सवाल है। दूसरा इससे भी आसान सवाल है, इसलिए तेजी से चलना पड़ेगा। चलो आगे। ये 1/पाई है, ये 1 है। आरएमएस वोल्टेज भी दिया है, आरएमएस करंट भी दिया है। क्या करंट और वोल्टेज के बीच में कोई रिलेशन होता है? वीआरएमएस बाय, नहीं, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस इन अपॉन आई आर एम एस। तो आर कहाँ है? इससे तो तीन तीन लोग बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस नहीं सुना? सुना है? अच्छा, मतलब वही था, फीलिंग समझो, मन में वही था। तो फॉर्मूला हमारा इम्पीडेंस का क्या होता है, या करंट का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कई तरीके से इसको सोच सकते हैं। हमने करंट क्या सुना था? V/Z बोलो अभी, क्योंकि तीन लोग हैं ना सर्किट में। केवल रेजिस्टेंस होता हम आर लिख देते, केवल एक्सी होता एक्सी लिख देते। तो Z का वैल्यू क्या होवत है? अब इसमें करंट भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, आर भी दिया है। तो पता लगाना है कि एक्सएल और एक्सी का वैल्यू क्या हो जाए, मतलब एक्सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सएल का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो। एक्सएल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, बोलो। 100 पाई है ये, 100 पाई इंटू, क्या आंसर आया? ठीक है, अब इसमें वैल्यू सारे डालो, बताओ एक्सी का वैल्यू क्या आया?
वोल्टेज अपॉन करंट करोगे लल्ला। अच्छा ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड में रखे हो। जल्दी बोलो, बहुत टाइम पास हो गया। मन में ही सॉल्व हो जाता है ये सवाल, मन में। मन में, मन कहाँ पे होता है? इधर ही ऐसे। अरे करंटवा वोल्टेजवा को देखो, कितना बढ़िया वैल्यू दिया है। क्या बात करो तुम लोग। वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 220। करंट का वैल्यू कितना है? अबे तो डिवाइड करो ना, कितना इंपीडेंस बनेगा? 220 अपॉन 2.2। तो मैच नहीं कर रहे नंबर, कितना बनेगा? 100। मतलब ये तीन मिलके कितने इंपीडेंस के बराबर है? 100। 100 का तो खुद रेजिस्टेंस, यानी एक्सएल और एक्सी कट गए, रेजोनेंस में सर्किट है। बोलो भाई। लल्लू अलर्ट आ गया लग रहा है। लल्लू डांस। आपको इस सर्किट में तीन लोग दिख रहे हैं, लेकिन वोल्टेज अपॉन करंट करा तो रिएक्ट इंपीडेंस का आंसर 100 आ रहा है। इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर ही दिख रहा है, यानी एक्सएल और एक्सी है, लेकिन काम नहीं आ रहे। वो कब होता है? जब एक्सएल एक्सी आपस में ही कट जाते हैं रेजोनेंस में, तो वो बराबर होंगे तभी तो कट गए ना। समझ गए क्या? तो आप यहां से कर दो, V बाई आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। V बाई आई लिखा 100 इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर गया, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का वैल्यू 0। एक्सएल का वैल्यू हुआ, लेकिन एक्सएल का वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना हो गया? 100। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे फिर कुछ और बोलना है तो बोलो। तो क्या मतलब, cos फाई का वैल्यू रेजोनेंस में क्या होता है? 1 होता है। cos फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि इस सवाल को पढ़ा नहीं आपने। लिखा है केवल इस बॉक्स का पावर फैक्टर बताओ। पढ़ो जरा सवाल, क्या लिखा है? पूरे सर्किट का पावर फैक्टर बोलते तो क्या हो जाता? पूरे सर्किट का रेजोनेंस है, केवल आर और एक्सी का ही रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं नहीं, पूरे सर्किट का। अगर मैं कहूं पावर फैक्टर ऑफ पूरा सर्किट, 1/√2। बिल्कुल सही कहा। पावर फैक्टर ऑफ क्या चीज है? सर्किट। पूरा सर्किट का पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि रेजोनेंस हो चुका है। लेकिन हमको किसका पूछा? बॉक्स का। तो बॉक्स के अंदर कौन कौन है? रेजिस्टेंस है, और ऐसे दो होते हैं तो tan फाई का वैल्यू क्या लिख देते हैं? एक्स सी बाय आर। अभी तुम लोग पहले फॉर्मूले याद करो भाई। अगर तीन लोग हैं तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर करते थे, या एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर करते थे। अभी जब कैपेसिटर और आर होता है तो एक्सी बाय आर है। अगर इंडक्टर और आर होता तो बाय आर। आपको याद हो पा रहा है ये फॉर्मूला? बहुत मुश्किल है, नॉर्मल लोग नहीं याद कर पाते हैं। tan फाई इज, तुम पूछो सब्जी वाले से, नहीं पता होगा उसको। समझ गए? इशारा लोगों ने बड़ा घबरा गए होंगे। याद तो मुझे भी नहीं है सर। चलो सब्जी की दुकान, ठीक है भाई। देखो याद हो गया ये। मुझे अभी एक बात बताओ। अच्छा, तुम लोगों को डांट खाने का टाइम आ चुका है। पिछले सवाल, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस में करा रहा था, तुम लोग कर कैसे रहे थे जब तुम लोगों को ये कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है? जैसे यहां पे लिखा ये 100 है, ये 100 है, तो फेज डिफरेंस 45 है, कैसे पता लगाया हो तुमने? तो tan फाई से तो लगाया होगा, एक्स अपॉन आर करो तो tan फाई आ जाता है। यही तो तरीका है। यहां पे इसका फेज डिफरेंस क्या आया था? मतलब व्हाट इज द फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस ब्रांच? 45। 50-50 हो गए, 50 इधर 50 इधर, 45। लेकिन ये वाला 50 और ये वाले, मतलब ये वाले 45 ये वाले 45 में क्या डिफरेंस है? वो बोलता है करंट वो आगे खींच देंगे, कैपेसिटर लगा हुआ है। हमको कैसे पता कैपेसिटर करंट आगे खींचता है?
तीन तरीके हैं, एक तो याद है, एक तरीका तो याद ही है भाई, दूसरा तरीका है सर वो फोटो याद हो गया कि इसमें आई सामने बनाते थे तो वीएल वाला फोटो ऊपर था और वीसी वाला नीचे था, सीरीज में ऐसे ही फोटो बना रहे थे और वीआर वाला फोटो सामने था। तो इंडक्टर क्या बोलता है, वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगा, तो इस ब्रांच में करंट पीछे चल रहा है, कितना पीछे, और उस ब्रांच में तो देखते ही पता चले कैपेसिटर है इंडक्टर है, मतलब ऐसे खुलेगा, एक में करंट आगे जाएगा दूसरे में पीछे जाएगा, तो एंगल ऐड कर देंगे। अगर दो इसमें कैपेसिटर रजिस्टर ऐसे ही है लेकिन यहां पे केवल कैपेसिटर होता तो क्या फेज डिफरेंस लिखते हैं? किसी ने सही बोला आंसर बीच में, 45 है। कैसे ये बोल रहे हैं 45 आंसर? देखो कैपेसिटर कहता है 90 डिग्री आगे बढ़ाएंगे, रजिस्टर कहता है सामने रखेंगे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के वैल्यू बराबर है, कहां पे फेज डिफरेंस आ गया? 45। दूसरे ब्रांच में मैंने बोला केवल कैपेसिटर होता तो केवल कैपेसिटर क्या करता, तो एक बोल रहा है 45, दूसरा बोल रहा है, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? अगर इस रास्ते में केवल इंडक्टर होता तो इसमें यही है, इसमें यही है, इसमें इंडक्टर होता केवल तो जल्दी बोलो। हाँ 135 हो जाता, वो बोलता 45 ऊपर, ये बोलता 90 नीचे, इंडक्टर है उल्टा करेगा नहीं, समझ गए क्या? तो अलग अलग चीज लगाए तो वो एंगल ऐड होते हैं, अगर सेम ही चीज लगाए तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, समझे क्या? यहां पे यही है, यहां पे यही है, यहां पे केवल रजिस्टर है। अब हाँ 45, ये क्या बोल रहा है 45 आगे, ये क्या बोल रहा है, अरे जीरो सामने ही चलो भाई, तो ये जीरो वो 45 आगे कितने एंगल हो गया 45। आपको आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? मुझे तो देखो फोटो देख के दिखने लगता है, ये वैल्यूज दिखते ही मुझे एंगल का पता चल जाता है, फाई का वैल्यू 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसे ही होंगे जो हम इजीली कैलकुलेट कर ले, तो कौन से वैल्यूज होते हैं जो हमको इजीली दिखते हैं? यही तीन वैल्यूज होते हैं, 30, 60 और 45। वैल्यूज देख के तुरंत आइडिया लग जाए कितना वैल्यू, एंगल का, फेस का कितना वैल्यू है, और फिर दूसरे ब्रांच में पता चल जाएगा। अगर अलग अलग चीजें लगी हैं तो एक आगे खींचेगी तो दूसरी, ये भी देखने की जरूरत नहीं कि कौन आगे जा रहा कौन पीछे जा रहा, ये तो पता चल रहा है ना, एक आगे कैपेसिटर का आगे खींचेगा तो इंडक्टर पीछे खींचेगा तो एंगल ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट। अगर एक ही जैसी चीजें लगाते रहेंगे तो ये तो बेसिक बातें हुई ना, लेकिन आपको ये एक सीरीज ब्रांच में फेस पकड़ में आ रहा है। इंडक्टर का एक्सेल 100 है, उसके आगे रेजिस्टेंस भी 100 है, बोला इसका फेज डिफरेंस बताओ वोल्टेज करंट का, कौन आगे कौन पीछे छोड़ना बोल ही नहीं रहा, 45 बोलो ना भाई, क्योंकि आर और एक्सेल के बीच में ट्राइंगल बनाएंगे तो बराबर वैल्यू ना 45। ठीक है, तो यही सब बातें यहां पे यूज हो रही है, यही चल रहा था। हाँ ये रहा बॉक्स, तो बॉक्स में ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये कैसे पता चला 100 है? वो तो सॉल्व कर लिया हमने, ये तो पता चला, वो तो दिया नहीं था लेकिन हमने निकाल दिया, सॉल्व करके निकाल दिया। 100 100 कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है? तो tan फाई का वैल्यू आ गया 1, यानी 45 डिग्री हो गया फाई का वैल्यू। तो पावर फैक्टर का पावर फॉर्मूला होता है, इस बॉक्स के लिए अलग से निकाला, तो इस बॉक्स का ही आपस का सॉल्व किया है सीरीज लेके, आंसर आया। टोटल सर्किट का पूछते तो 1 हो जाता। कहां गया ये रहा, 100 साल से कोई लगातार फोन कर रहा है, एक मिनट, हेलो।
अब बहुत बार आ गया, मैं हर बार कट करता हूं तो फिर बार बार आ रहा है। चलिए स्पीड बनाओ, चीजें समझने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। इसमें भी यही हो रहा है, सवाल थोड़ा अच्छे लेवल पे ही हो रहे हैं सारे। ये सब बड़े ट्रिकी सवाल है, मतलब अब इसमें दिक्कत हो रही है तो नॉर्मल बात है, होनी चाहिए ये फेस डिफरेंस पकड़ना। लेकिन अभी देखो एक्सएल का एक्ससी का वैल्यू दिया, दूसरा वाला टर्म एक्सएल है, ये एक्सएल है, ठीक है। तो एक्ससी का वैल्यू 100 है, एक्सएल का वैल्यू 200 है, कौन जीत रहा है? एक्सएल जीत रहा है। लेकिन एक्सएल और एक्ससी दो ही लगे हुए हैं, तो ये इंडक्टिव ब्रांच हो गया, समझ गए ना? इंडक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं? इंडक्टर जीत गया तो ओवरऑल ब्रांच किसकी तरह काम करेगी? इंडक्टर में करंट वोल्टेज के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा? 90 का। वहां बीच में कौन लगा हुआ है? रेजिस्टेंस में कितने का फेज डिफरेंस होगा? 0 और 90 में इनके आपस का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये दोनों ब्रांच किस में है? पैरेलल में है। तो अगर मैं इस ब्रांच का करंट I1 बोलूं और इसको I2 बोलूं, तो इसमें वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस है? कोई फेज डिफरेंस नहीं। इसमें वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस? 90 का। कौन आगे कौन जीत रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, दो ही लोग लगे हुए, एक्सएल और एक्सी, दो आपस में लड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो या तो 90 आगे और 90 पीछे होगा। तो I1 और I2 में कितने का फेज डिफरेंस होगा? 90 का। कैसे पता? अबे ये कह रहा है फेज डिफरेंस नहीं, वो कह रहा है फेज डिफरेंस 90, तो आपस में कितने फेज डिफरेंस हो गया? तो अगर मैंने I1 इधर बना दिया और I2 इधर बना दिया, अब ये हो सकता है कि एक्सएल जीतेगा तो I2 नीचे जाना था, लेकिन क्या बना दिया, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, कोई ऐसा अभी बात नहीं हो रही आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, 90 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट करंट कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 45 डिग्री तब बोलना जब बराबर वैल्यू है। लल्लू जैसी बातें नहीं करो। अरे हाउ डू वी फाइंड टोटल करंट? सवाल पढ़ो क्या पूछा है। समझ गए क्या पूछा है? इफेक्टिव करंट हमेशा आरएमएस होता है। फंक्शन तो पूछा नहीं। चार ऑप्शन में फंक्शन लिखे हैं क्या? तो कांस्टेंट की तरह चारों ऑप्शन दिए, कौन सी वैल्यू पूछने की बात कर रहे होंगे? आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू लिखना होगा। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द बैटरी? जल्दी डिसाइड करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आरएमएस वैल्यू किसी भी बैटरी का कैसे निकालेंगे? हाँ, जो पीक वैल्यू दिया है। बहुत अच्छे, बहुत देर में पहुंचे वहां तक। 200 अपॉन आंसर हुआ 100√2, ये हुआ हमारा वोल्टेज का वैल्यू, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब I1 करंट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही कहा, बोल रहे ये वोल्टेज तो इसी को मिल गया है, तो इसका वोल्टेज 100√2 और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दो। तो करंट I1 का वैल्यू हो गया 100√2 डिवाइडेड बाय ये √2 एम्पियर आया, I1 का वैल्यू हो गया। I2 का वैल्यू बोलो कैसे निकालेंगे? 100√2 ये वोल्टेज है अपॉन 10, किसका? हाँ, कैसे? इंपिडेंस का क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर कहां किया तुमने? तो 100 ही तो आएगा, तो 10 कैसे आ गया? सब सर आंसर 2 है। बिल्कुल सही जवाब, 2। लेकिन थोड़ा तो रहम खाओ, एक्सेल का वैल्यू कितना है? 200 है। एक्ससी का वैल्यू कितना है? 100 है। तो एक्सेल ऐसे चलता है और एक्ससी ऐसे चलता है, तो इसमें क्या वेक्टर लगा रहे हो तुम? ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिव हो जा रहे हैं। इसमें क्या वेक्टर लगा रहे हो? ये हो गया 200, वो हो गया 100, कितना आएगा? सिंपल तो है। तुमने बोला नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला लगाओ सर। √, बोलो फॉर्मूला क्या था? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच। इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया। अब क्या बचा? का रूट। क्या बचा?
वही आएगा। 200 में से 100 माइनस करो, कितना आ गया? वो तो आर लगाते हैं तो फेजर, मतलब ये 90 डिग्री वाले हो जाते हैं ना। फिर ये तो दो अपोजिट वाले हैं, इनको हमेशा ऐड करोगे ये क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए, तो फिर हमने यहां पे लिख दिया 100, समझे? अभी 200 और 100 मिलके कितना हुआ? 100 हुआ, 300 नहीं है, ये फेजर डायग्राम है। 100 इसमें कितना आया? √2। ये दोनों √2 है। मुझे रिजल्टेंट चाहिए, क्या करेंगे? √A² + B²। आंसर आया। ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अगर अभी तक का फेज वाली बात समझ चुके हो तो आप इस सवाल को बिना सॉल्व किए ऑप्शन से ही देख के बता दोगे कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, ए या सी में से नहीं। ए तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? अगर इसमें एक ब्रांच में इंडक्टर होता और दूसरे में इंडक्टर रजिस्टर होता तो एक इंडक्टर कहता 90 आगे जाएंगे, दूसरा कहता tan थीटा आगे जाएंगे, तब आप माइनस करते। समझ रहे ना? कैपेसिटर करंट को 90 डिग्री आगे खींच देगा और इंडक्टर करंट को थीटा डिग्री पीछे खींच देगा। थीटा ही क्यों खींच पाएगा, 90 क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में टांग अड़ा देता है ना, तो फिर एंगल पे चलता है। और अकेला बैठा रहेगा तो 90 पे ऊपर या नीचे भगाता है। अगर इंडक्टर है तो 90 नीचे कर देगा, केवल कैपेसिटर है तो 90 ऊपर कर देगा करंट को। यहां पे कैपेसिटर क्या बोल रहा है? 90 डिग्री आगे चलाएंगे करंट को, नीचे वाला tan थीटा वे नीचे चलाएंगे, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 + थीटा। एक ने बोला I1 करंट 90 डिग्री आगे, दूसरा बोल रहा I2 थीटा फाई एंगल पीछे। tan फाई का सर वैल्यू सी कितना? ऑप्शन। XL/R है। टोटल एंगल हो गया। सॉल्व क्या करना था? तो वैल्यूज पकड़ना था। अभी इसमें देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस करो, क्योंकि ये तो 5-6 बार से, मतलब 10 सवाल तो यही हो गए हमारे कि इसमें करंट, इसमें करंट, फेज डिफरेंस, इसमें करंट, इसमें करंट, फेज डिफरेंस। आर और एक्सएल एक साथ दिखे tan थीटा XL/R, आर और एक्सी एक साथ दिखे tan थीटा = XC/R। लेकिन अगर कैपेसिटर है तो करंट को आगे खींच देगा, इंडक्टर है करंट पीछे, दोनों है तो दो करंट में फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्यों भाई? चलिए, अब ट्रांसफार्मर की बारी। ये वाला सवाल पहला वाला कर लिया हमने, पढ़ लो पहले सवाल को। द ओवरऑल सारे हो गए क्या? नहीं नहीं, नेक्स्ट स्लाइड वाले भी सारे हो गए। हाँ, तो उसी को पूछ रहा हूं। एक बच्चे ने कल 11वीं वाले से मैंने 11वीं वाले बच्चे से पूछा कि ये करे सवाल। सर ट्राई करने की कोशिश की। कोशिश करी, नोटबुक निकाली, सिर रख दी, तो क्या आउटकम हो? नहीं सर किए नहीं है, कोशिश की, कोशिश में कोई कमी नहीं थी। तो सवाल देखो बहुत आसान है। यहां पे लिखा हुआ है एफिशिएंसी है 90%, मैंने उसको 0.9 कर दिया। पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट होता है। पावर इनपुट तो दिया नहीं है, लेकिन पावर आउटपुट 9000 वॉट है, तो हमने उसको लिख दिया पावर इनपुट इज 9000 वॉट डिवाइड बाय 0.9।
इसको ऐसे हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 9 से 9 कैंसिल कर दिए तो आया 10,000। थोड़ा चालाक हो तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि 90% एफिशिएंसी के बाद आउटपुट 9,000 है, इसका मतलब 10% ज्यादा उधर से लॉस हो गया 10%। तो 9,000 अगर 90% है तो 10,000 100% होगा, और 1,000 10%। मतलब कि लॉस, हीट लॉस कितना हुआ होगा, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई होगी। तो इनपुट पावर आ रही है 10,000, आउटपुट पावर दिख रही है 9,000, 1,000 पावर हीट लॉस चली गई। फिर यहां पे लिखा है 1,000 वोल्ट है और 5:1 का स्टेप डाउन है, 5:1 कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स 5 टाइम्स कम करेंगे तो वोल्टेज भी 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो वोल्टेज का वैल्यू 5 टाइम्स कम करने से आ गया 200 वोल्ट। फिर इसमें लिखा है द करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का पावर वोल्टेज इनटू करंट होता है। पावर का वैल्यू प्राइमरी कॉइल का अभी अभी हमने निकाल दिया, जो इनपुट वोल्टेज है 10,000, और वोल्टेज का वैल्यू प्राइमरी कॉइल का है 1,000। करंट का वैल्यू इस प्रोसेस से पता लगा, तो करंट का वैल्यू आया 10 एम्पियर। अगर ये बिल्कुल आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता तो वोल्टेज 5 टाइम्स कम हुआ तो करंट 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता। मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता तो करंट अगले ब्रांच में 50 एम्पियर हो जाता, यानी इनपुट में करंट 10 एम्पियर है तो नेक्स्ट वाले में 50 एम्पियर हो जाता, अगर आइडियल होता तो। लेकिन ये आइडियल, इसमें कितना लॉस हुआ है, 10, मतलब 1,000 वॉट का लॉस हो गया है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है अच्छा इसमें इन द अबव द कॉपर लॉस इन द प्राइमरी कॉइल। कॉपर लॉस मतलब हीट लॉस इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का करंट अभी अभी हमने निकाला 10 एम्पियर, और प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस इस सवाल में दिया है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में क्या होता है, बोलो। आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू है 10 एम्पियर, 100 वॉट का प्राइमरी कॉइल में हीट 100 वॉट बना है। ऊपर सवाल में यहां लिखा है, क्या ये कौन सा हीट लॉस है, बोल। लिखा है आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब मैंने बताया तो था, नहीं लिखा है, नहीं है। 4 टाइप के लॉस नहीं लिखा है। हाँ, रेजिस्टेंस में लॉस होता है, और एडी करंट और हिस्टेरिसिस में आयरन कोर में लॉस होता है। हाँ, तो आयरन कोर में 2 तरह के लॉस होते हैं, एक तो एडी करंट बनता है, दूसरा हिस्टेरिसिस का आपको आइडिया है। तो आयरन में लॉस होगा 2 तरह का, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना। अब सवाल में लिखा हुआ है कॉपर लॉस इन सेकेंडरी कॉइल, बताओ आंसर जल्दी। क्यों टोटल लॉस कह रहे हैं 1,000 वॉट हुआ, उसमें से 700 किस में गया, आयरन में। 100 वॉट किस में गया, मतलब प्राइमरी कॉइल में। ये प्राइमरी कॉइल है, तो रिमेनिंग किस में जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में। तो हम यहां पे पावर लिख देते सेकेंडरी कॉइल। तो 1,000 टोटल पावर लॉस होना था, उसमें से 700 तो दिया है कि अंदर का आयरन गर्म हो रहा है, और 100 पे प्राइमरी कॉइल गर्म हो रहा है। तो फिर दूसरा कॉइल कितना गर्म हो रहा है, 200 पे। तो ये आंसर आ गया 200 वॉट। ठीक है, पढ़ो 5th सवाल। द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। रेजिस्टेंस तो पूछा है अगले पार्ट में। करंट इन सेकेंडरी कॉइल पावर से निकाल सकते हैं। पावर इज वोल्टेज इनटू करंट होता है।
अरे लल्ला, सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है, तो हम अभी प्राइमरी कॉइल के वैल्यूज लिख रहे हो। पावर इनपुट जो था वो प्राइमरी कॉइल में था, वो 10,000 था। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज 1,000 था। तो पावर को वोल्टेज इंटू करंट प्राइमरी ही लिख गया था, तो प्राइमरी का करंट 10 एम्पियर आ गया था। अब सेकेंडरी कॉइल के लिए सॉल्व करो। सेकेंडरी कॉइल आउटपुट पे बैठा होता है। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 200 वोल्ट है। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 200 है, वो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हो। और करंट पता लगाना है अब सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल पे अगर पावर कितना आ रहा है वो पता चल जाए तो वोल्टेज इंटू करंट के बराबर कर देंगे। तो सेकेंडरी कॉइल को कितना पावर मिल रहा है? तो क्या आंसर आया? ये आंसर सही नहीं है। मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूं। सेकेंडरी कॉइल को कितना पावर मिला अगर वो पता चल जाए तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल 200 है, 200 से डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा। व्हाट इज पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल? 9,000 वॉट है क्या? 9,200 वॉट है और 100 नहीं। 9,200 वॉट इज द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्यों? क्योंकि उसका खुद का हीट लॉस कितना है, तो वो भी तो पावर उसको मिली होगी, समझे क्या? उसका हीट लॉस भी तो उसी के करंट से हो रहा है। तो आपको क्या बोलना है कि टोटल पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज पावर आउटपुट जो कितनी थी वो आगे के सर्किट को मिलेगी, आगे जाएगी, और सर्किट के इस कॉइल को कितनी मिल गई है? किसको? सेकेंडरी कॉइल में हीट कितना बना? तो सेकेंडरी कॉइल में जो हीट बना उसके बाद हमको आउटपुट 9,000 का मिला है। तो सेकेंडरी कॉइल को टोटल कितना पावर मिल रहा होगा? 9,200 मिलेगा, उसमें से 200 का हीट बना देगा, तो पावर, पूरे ट्रांसफॉर्मर का पावर आउटपुट 9,000 दिखेगा, समझे क्या? लेकिन सेकेंडरी कॉइल को कितना पावर इनपुट मिलेगा? 9,200। इसको लिखेंगे वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट इंटू करंट, ये 9,200 है। करंट का वैल्यू 46 एम्पियर आया, देगा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सवाल पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल बताइए अप्रोक्सीमेटली। है ऐसे नहीं है। पावर लॉस से ही निकालना पड़ेगा, I²R से। पावर लॉस सेकेंडरी कॉइल में कितना हुआ है? पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्योंकि रेजिस्टेंस है तभी तो पावर लॉस हुआ है। कितना करंट है सेकेंडरी कॉइल का, इसलिए इस सवाल को इसके सीक्वेंस के बाद ही रखा गया है। तो हमने 200 को 46 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आर का वैल्यू। क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, क्लोज लूप नहीं है, ये इस कॉइल का वोल्टेज है और इस कॉइल से पास होने वाला करंट है। उसके आगे जो सर्किट में यूज होगा सेकेंडरी कॉइल के बाद, उससे क्लोज लूप बनेगा, तो उन जो आगे के सर्किट यूज करेंगे उनका रेजिस्टेंस मिला के सॉल्व होगा। समझ रहे हैं? ये केवल एक बैटरी दिख रही है जिसका वोल्टेज दिख रहा है और जिससे निकलने वाला करंट दिख रहा है। वो बैटरी का करंट अभी किस में जाएगा, वो सब सर्किट क्लोज लूप बनेगा, तब V = IR बनेगा। यहां पे
देखो ये कॉइल अकेला नहीं है, ये कॉइल अकेला नहीं है, ये कॉइल जैसे ये प्राइमरी कॉइल हो गए, ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहां पे सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये पावर आउटपुट है, इसमें अभी और सर्किट यूज किया जाएगा। ये पावर आउटपुट एक बैटरी की तरह है, और वो बैटरी कितने वोल्ट की है? 200 वोल्ट की बैटरी है, और इसमें से कितना करंट निकल रहा है? 46 एम्पियर करंट निकल रहा है। लेकिन ये इसको वोल्टेज 200 वोल्ट नहीं दे रहा है, समझ रहे? इसमें एल डी आई बाई डी टी से ये वोल्टेज बना है, समझ गए क्या? ये अलग बैटरी है, ये एल डी आई बाई डी टी वाली बैटरी है, जिससे कि करंट निकल रहा है। ये करंट किसी रेजिस्टेंस में जाएगा तो उसको वोल्टेज आई आर देगा, लेकिन ये तो खुद ही एक बैटरी है, कुछ समझे क्या? तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी से करंट 2 एम्पियर निकल रहा है, तो तुम वी इक्वल आई आर बोल के उसको 5 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ी ना बना दोगे कि आज से बैटरी, बैटरी नहीं रेजिस्टेंस है। बैटरी तो बैटरी रहेगी ना। ये बैटरी का वोल्टेज कहां से बना है? एल डी आई बाई डी टी से, एन डी फाइव बाई डी टी से बना है। तो उससे कंफ्यूज ना हो भाई। ये जो रेजिस्टेंस निकाल रही है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्या बैटरी का ईएमएफ पता हो और बैटरी से करंट पता चल जाए तो क्या ई बाई आई करके बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं? नहीं बनाते, वो सब काम नहीं होता है। कुछ वैसा, शायद समझ गए, तो उससे कंफ्यूज ना हो। हालांकि इसी कॉइल में जो पावर बन रही है वो हमें पता है, और कॉइल का करंट भी हमें पता है। तो पावर किसी कॉइल में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ही बन सकती है, और उसमें करंट, समझ गए क्या? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से मैं कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको एक बैटरी दे दूं, 10 वोल्ट की बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम कह दूं, इंटरनल है, इसमें आगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा, समझ गए क्या? आगे होगा, हमें मालूम नहीं है। यहां से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मैंने पूछा इस बैटरी में कितना हीट जनरेट होगा, तो तुम वी स्क्वायर बाय आर थोड़ी ना बोल दोगे यार, क्योंकि ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ गए क्या? लेकिन करंट इसमें जो आई जा रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से जाएगा। तो किस फॉर्मूले से पावर निकालोगे बैटरी में जो हीट बन रही है? हीट आई स्क्वायर आर से। कुछ आइडिया लगा? वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं यूज करे? वोल्टेज भी तो है। अबे ये वोल्टेज बैटरी का है, रेजिस्टेंस को थोड़ी ना मिल रहा है। ये तो पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बचा कुचा होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलेगा, बाहर बाहर डिवाइड होने के बाद। तो 200 वोल्ट का बैटरी है, तो 200 वोल्ट का ये बैटरी है किसके लिए? केवल अपने ऊपर ही करंट फ्लो कराने के लिए बना हुआ ना, ना पूरे सर्किट में बनेगा, और उसमें से थोड़ा इसको भी मिलेगा। लेकिन करंट तो जो आ गया वो इसी का करंट है, तो करंट से आई स्क्वायर आर से सॉल्व हो सकता है। क्या आंसर आएगा? तो 4 ऑप्शन है, ये 0.09 के आसपास आ जाएगा। तो आप वैसे भी 46 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इतना सॉल्विंग नहीं था, 46 का स्क्वायर 2000 के आसपास आना चाहिए, ऐसा लग रहा है। हाँ मतलब ये क्या है? हाँ, ये सवाल करते हैं, इस क्वेश्चन से हमको काफी नॉलेज बढ़ सकता है। चलो भाई पढ़ो, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, मेरा नहीं। करो। इस सवाल से कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, और आपको ट्रांसफॉर्मर, पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं उसका आइडिया लगेगा।
ठीक है, मतलब यहां सी पॉइंट तक पढ़ लेना, नीचे छोड़ दो। इसमें क्या हो रहा है मैं थोड़ा बताता हूं। हमारे पास एक पावर प्लांट है जिसमें से पावर जनरेट हो रही है, मतलब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या जो भी पावर का तरीका होगा कोल बेस्ड, उससे पावर जो निकल रही है यानी बन रही है वो 440 वोल्ट पे बन रही है, 440 वोल्ट पे। हमने क्या कर दिया, उस पावर को एक ट्रांसफार्मर T1 के प्राइमरी कॉइल में भेज दिया। कितने वोल्ट पे? और इस का एक अपर वोल्टेज भी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो सी पार्ट में ये पूछा है, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। ये पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट पे पावर बना कितने वोल्ट पे था? 440 वोल्ट पे। टाउन में यूज होना है 220 वोल्ट पे। तो पावर प्लांट टाउन में ही होता तो हम 440 से 220 कन्वर्ट करके ऐसे भेज देते, लेकिन 15 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर पर ओम का रेजिस्टेंस है, आधा ओम पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो 15 किलोमीटर में 7.5 ओम हो गया। एक रास्ता 2 पावर लाइन है, यानी कि वापस भी रास्ता जुड़ रहा है, तो 2 वायर से जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम का है, 15 टोटल मिला के। तो ये पहला पावर प्लांट से एक ट्रांसफार्मर लगाया जो इसके वोल्ट को 440 से बढ़ा देगा, फिर बढ़ते वोल्टेज के साथ करंट आगे फ्लो करेगा। अब ये पावर लाइन चल रही है, ये 2 वायर ऐसे पावर लाइन है, कितने किलोमीटर लंबी है? 15 किलोमीटर के बाद यही लाइन जो है किसमें चली गई? एक दूसरे ट्रांसफार्मर T2 के इनपुट में बन गई। अब देखो ध्यान से, T1 का जो आउटपुट वाला रास्ता है वो कहां चला गया है? T2 के इनपुट वाले में। तो इसका मतलब प्राइमरी कॉइल हो गया इसका ही। फिर इसका एक सेकेंडरी कॉइल है जो सीधा टाउन में जा रहा है, ये कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का। लेकिन ये दिया हुआ है कि T2 वाला जो ट्रांसफार्मर है जो टाउन पे पहुंच रहा है, देखो, टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम लाइन थ्रू अ 4000-220 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन है और यहां पे वोल्टेज कितना है? 4000 वोल्ट का है और ये 220 पे कन्वर्ट हो रहा है। फिर घरों में कितने में चला जा रहा है? 220 पे चला जा रहा है। यहां पे 4000 से 220 डाउन कर रहे हैं, तो यहां पे अप भी कर रहे होंगे, क्योंकि अप नहीं करते तो यहां तो 440 वाला है, तो अप करेंगे, फिर वहां जाएगा, फिर वहां से डाउन करेंगे। तो हमारे दिमाग में एक तो पिक्चर यही है कि ये अप डाउन क्यों कर रहे हो, तो 440 है ना, तो सीधा ही भेज दो। ठीक है, एक तो कंफ्यूजन ये हमारे दिमाग में बैठ सकता है। फिर हमको ऐसा लग सकता है कि यहां पे 4000 से नीचे आ रहे हैं, तो यहां कम से कम 4000 पे तो बढ़ाओगे, तो यहां का आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? 4000। ऐसा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में आ सकता है, ये सवाल उठ सकता है। हाँ, उससे ज्यादा होगा, सही कह रहे हैं। क्यों ज्यादा होगा? हाँ, बीच में रेजिस्टेंस है, तो हीट लॉस को वोल्टेज से क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बोल रहे इधर वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, तो हायर से लोअर करंट फ्लो तभी करता है, समझिए ना, जब हायर से, तो इधर का वोल्टेज इधर से ज्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लॉजिक भी बिल्कुल सही है, और कहानी इसी से ही सॉल्व कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि वहां पे 4000 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए वो वोल्टेज पूछा है कितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। दूसरी बात है, अब इसमें पूछा क्या क्या गया वो और कर लेते हैं। ये 15 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे फ्लो रहा होगा, ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे, समझ गए ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, वो अपने आप ऑसिलेट करता रहेगा, इसलिए पूरा ऐसे लाइन बनाया हुआ, समझिए। तो 15 ओम में करंट ऐसे घूमता रहे। चलिए, सवाल में यह भी लिखा है नेग्लिजिबल पावर लॉस है ट्रांसफार्मर्स में, यानी लीकेज में नहीं है। लीकेज किसको बोलते हैं? ये जो ट्रांसफार्मर में जितना पावर आया और जितना गया उसमें कहीं लीकेज तो नहीं हो गया, वो बोल रहा है ऐसा नहीं है। तो यहां से जो पावर इनपुट हुआ उसने वही पावर किसको दे दिया? टाउन को दे दिया। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा है कि टाउन को कितना चाहिए, तो टाउन को चाहिए 800 किलोवाट। इसका मतलब है इस ट्रांसफार्मर का यहां जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी वाला कॉइल है, इसको कितना पावर मिल रहा होगा? ट्रांसफार्मर में कोई हीट लॉस नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो इसको कितना मिल रहा होगा?
800 किलोवाट इज इनपुट पावर ऑफ T2। दिखा क्या? इसका इनपुट पावर 800 किलोवाट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल है। अगर इसको प्राइमरी कॉइल में 800 मिलेगा तो ये सेकेंडरी कॉइल में कितना दे देगा? क्योंकि अपने अंदर कोई लॉस नहीं करता। मान लो 10% लॉस करता होता तो आप कहते भाई 800 से ज्यादा दोगे, उसमें से 10% हटा देगा और 90% का 800 बना देगा। कुछ समझ में आया है ना? जैसे 800 किलोवाट चाहिए, अगर 20% लॉस कर रहा होता तो हम बोलते 80% 800 है, तो हमको 100% कितना मिल रहा होगा? 1000 मिल रहा होगा, उसमें से 800 आगे भेजेगा। समझे क्या? तो फिर हम इनपुट वाला अलग लिखते हैं, लेकिन अभी 800 इनपुट लिख दिया और 800 आउटपुट लिख दिया। क्वेश्चन पहला सवाल पूछा, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। लाइन मतलब इसी को बोल रही है, जो लाइन है ये लाइन 15 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका पावर लॉस निकालना है आपको। ठीक है, मामला बहुत सिंपल है। पहले ये बता दो कि ये जो यहां पे कॉइल बना है इसका वोल्टेज कितना है और इसको पावर कितनी मिल रही है। किसी भी कॉइल को जो पावर मिलती है वो उसके वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। समझ गए क्या? तो यहां पावर इनपुट पता है, वोल्टेज भी इनपुट वाला 4000 है पता है, तो यहां पे इनपुट करंट कितना है ये बता सकते हैं। तो पावर इक्वल टू, पावर का वैल्यू है 800 किलोवाट, वोल्टेज का वैल्यू है 4000 और करंट 30, इससे 1000 से हटा दिया तो आंसर आया करंट का 200। ये किसका करंट आ गया? करंट इन, हाँ, लाइन वायर। मतलब ये जो 15 किलोमीटर का जो लाइन वायर है उसमें कितना करंट चल रहा है? 200 एम्पियर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर लॉस बताओ इसमें। अगर हमारे पास करंट हो, हमारे पास रेजिस्टेंस हो, तो हम पावर लॉस निकाल सकते हैं किसी रेजिस्टेंस। हाँ, तो पावर लॉस इन पावर लाइन यानी कि कनेक्टिंग लाइन जो है इस आई स्क्वायर, और आई का वैल्यू है 200 स्क्वायर इंटू 15। इसको सॉल्व किया तो 6 इंटू 10 का पावर 5 हो गया। इसको थोड़ा ऐसे 600 किलोवाट लिख दिया। ये बात समझे क्या? टाउन को कितना मिल रहा है, रास्ते में कितना खर्चा हो गया, पावर प्लांट को कितना पावर बनाना पड़ेगा? रास्ते में 600 और टाउन को मिला 800, तो पावर प्लांट ने कितना पावर मिलाया बनाया? 1400। इसको आगे लिख रहे हैं। तो पावर जनरेटेड बाय द प्लांट इज 800 टाउन के लिए और 600 रास्ते के लिए 1400 किलोवाट। आपको लग रहा होगा बहुत ही झंडू प्रोसेस है ये तो, इतना तो पूरा समझ रहे हैं। टाउन खर्चा जितना कर रहा है उतना रास्ते में ही खर्चा हो जा रहा है, तो ये तो डबल बनाना पड़ेगा एनर्जी। ठीक है ना? चलिए इसका भी इलाज अभी ढूंढते हैं। लेकिन सी पार्ट में क्या लिखा है, यानी कि इसमें ये तो इनपुट वोल्टेज 440 है क्योंकि लिखा हुआ पावर प्लांट का, लेकिन इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है वो बताओ। आउटपुट वोल्टेज तभी तो कैरेक्टराइज कर पाएंगे, इसका मतलब स्पेसिफिकेशन बताना है कि इसमें T1 वाला जो ट्रांसफार्मर है उसका इनपुट वोल्टेज कितना है 440 और आउटपुट वोल्टेज कितना है ये पता लगाना है। हमको ये पता है कि 4000 से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे पता? क्योंकि इधर से इधर करंट फ्लो ही करेगा, इधर वोल्टेज ज्यादा हो उधर कम होगा। उधर तो 4000 की बैटरी है तो इधर की बैटरी 4000 से तभी उधर तर जाएगा। समझ गए ना? आप अगर डीसी बैटरी की तरह भी काम करो तो ऐसे दिखना चाहिए। ये एक बड़ा बैटरी है, बीच में रेजिस्टेंस है, और ये एक छोटा बैटरी है। तो बड़ा बैटरी डिस्चार्ज होगा यानी कि अपनी एनर्जी भेजेगा, और छोटा बैटरी चार्ज होगा। ठीक है ना? तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए?
बीच का वोल्टेज देख लो कितना है, उतना बड़ा कर दो। कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां, और कितना रेजिस्टेंस है रास्ते में, कितना वोल्टेज चाहिए इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फ्लो करंट इन द लाइन इज, हाँ, I इंटू आर। 200 का करंट, आर का 15 का रेजिस्टेंस चाहिए, 3000 वोल्ट चाहिए रास्ते में। और 3000 खर्च करने के बाद उतना आउटपुट वहां पे चाहिए, कितने वोल्ट का बैटरी, 4000, क्योंकि वहां का ट्रांसफॉर्मर हमने 4000 से 220 लगाया, तो वहां 4000 का बैटरी और चाहिए। तो हमें यहां पे कितना वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज एट T1 इज 4000 प्लस 3000। कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या है, पता नहीं क्या, ये मजा नहीं आया। दूसरा तरीका देखो, यहां पे प्राइमरी कॉइल है T1 का, T1 का प्राइमरी कॉइल 440 का है, लेकिन T1 का सेकेंडरी कॉइल कितने का है मुझे पता नहीं। यही तो पता लगाना है, यही तो 7000 अभी पता लगाया। लेकिन ये बताओ कि इस ट्रांसफॉर्मर में कितनी पावर प्लांट भेज रहा है, पावर कितनी भेज रहा है, 1400 किलोवाट। अगर ये ट्रांसफॉर्मर कोई भी लीकेज या हीट लॉस नहीं करे तो ये इस कॉइल को कितनी पावर देगा, 1400 किलोवाट। इतनी तो इस कॉइल को मिल गई है पावर। अब किसी भी कॉइल की पावर उसी कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट है, और इस रास्ते में करंट कितना है ये ऑलरेडी हमको पता है कितना ही, क्योंकि यहां से ये रास्ता है, यही दूसरे में गया था ट्रांसफॉर्मर में, समझे क्या। तो दूसरे ट्रांसफॉर्मर के और इसके बीच में जो लाइन है उसका करंट हमने 200 एम्पियर ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो मुझे बताओ वोल्टेज का वैल्यू हमें पता लगाना है, करंट हमको पता है, वोल्टेज इंटू करंट पावर है। तो पावर 1400 किलोवाट इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। इसके ये 2 जीरो काट दो तो कितना आ गया। इस 7000 वोल्ट को अपने दिमाग में जस्टिफाई करवा पा रहे हो कि 7000 वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहां 4000 वोल्ट का ही बैटरी क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3000 वोल्ट तो रास्ते में पावर पुश, करंट पुश करने में निकल गया, समझ गए। तो 7000 वोल्ट की ताकत, 3000 वोल्ट कहां गया, रास्ते में ही करंट पुश कराने में निकल गया इधर के लिए। इस कॉइल को कितना वोल्टेज मिला, तो आगे जब ट्रांसफॉर्मर उसको स्टेप डाउन करेगा तो ट्रांसफॉर्मर को इनपुट क्या मिल रहा है, 4000, फिर उसको कन्वर्ट करके वो किस में बना रहा है, 220 में। अगर वहां 7000 से छोटी बैटरी लगा दे, मान लो 6000 की, 6000 में रास्ते में 3000 खर्च हो गया, तो इधर का बैटरी कितना मिलेगा, 3000 का मिलेगा। 3000 का यहां पे डिवाइड करेगा, 220 से नीचे कर देगा, समझ गया क्या। तो टाउन वाले कहेंगे वोल्टेज कम आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, वोल्टेज कम आ रहा है। सवाल समझो, कहानी बदल रहे हैं, पढ़ना सेकंड पॉइंट। बचपन में पढ़ाया जाता था कि खेतों में वो जो बड़े बड़े से राक्षस जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े उसमें से बड़ा हाई टेंशन वायर, बोलते हैं हाई टेंशन वायर है, उसके नीचे घर मत बनाओ, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें उसके खंबे पे अगर कहीं बोर्ड वोर्ड थोड़ा देखो तो कहीं कहीं बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा डेंजर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लिखा रहता है, ट्रांसफार्मर में नहीं लिखा रहता। ये अपने घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लिखा रहता है डेंजर हाई वोल्टेज, में डेंजर लिखा रहता है। कि क्या होता है, हम लोग कुछ लोग होते हैं ना हर जगह उंगली घुसाते हैं, क्या है देखें इसमें, है। तो वो डेंजर तो यहां भी है वहां भी है, लेकिन वहां लिखे रहते हैं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ऐसे उसका बिजली कड़कने वाला निशान बना रहता है, फ्लैश वाला, और हाई वोल्टेज या स्केलेटन बना रहेगा। तो हाई वोल्टेज में अगर आप कहीं कहीं पढ़ोगे, जैसे कहीं पावर स्टेशन है वहां जाके पढ़ो, उसमें कहीं हो सकता है छोटा मोटा पॉइंट में लिखा रहेगा 50,000 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज लिखा जाए, 1 लाख वोल्ट।
तो आप कहते हैं कि वो पहले पढ़ते थे बचपन में, आपने भी पढ़ा होगा कि हाई वोल्टेज पे करंट फ्लो कराते हैं तो पावर लॉस कम होती है हाई टेंशन वायर में, यानी हीट कम बनती है। तो पावर का फॉर्मूला तो V²/R भी होता है, और वोल्टेज हाई कर दिया तो V²/R में कहां मजा आ रहा है, समझे क्या? बोलते वोल्टेज बढ़ा दो तो हीट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई? V²/R का फॉर्मूला क्या मजाक के लिए बढ़ा था हमने? पढ़ा है, वो अभी भी काम कर रहा है। तो V²/R से काम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा उसको समझ में आएगा अभी आपको यहाँ पे। समझ रहे हैं? मेरे मन में तो बहुत कंफ्यूजन था कि लल्लू बनाते हैं लोग, V²/R से पावर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? वोल्टेज तो हाई कर दिया, हाई वोल्टेज का मतलब V बढ़ गया, सेंस बना ना? तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये क्या बकवास है। इसमें आपको दिखाई देगा, देखो, डू द सेम एक्सरसाइज एज अबव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर ट्रांसफॉर्मर बाय 40,000 to 220। ये वाला कौन सा वाला, T1 या T2? T2 वाला है जो 4,000 से 220 बनाता था। अब क्या कर दिया इसको? 40,000 to 220 कर दिया, यानी थोड़ा स्पेसिफिकेशन उसका बदल दिया। तो अभी यहां पे कर रहे, देखो अभी इस फोटो में ही सॉल्व कर देंगे। यहां पे है T1, रास्ते में पावर लाइन, और यहां पे है T2, और T2 में इधर तो 220 चाहिए थी, वो 220 लिखा हुआ है। इधर क्या हो गया? 40,000 हो गया। और यहां पे पावर आउटपुट कितना चाहिए? 800 किलोवाट चाहिए। ये ऑलरेडी फिक्स है, ये फिक्स है। अब अगर ट्रांसफार्मर कोई पावर लॉस नहीं करे तो इस ट्रांसफार्मर के इनपुट कॉइल को कितनी पावर मिलेगी? इतनी तो मिलेगी ही। तो इसको 800 पहले जैसे मिल रही है, और इसका वोल्टेज 40,000 है, तो इसका इनपुट करंट का वैल्यू क्या होगा? ये वही इनपुट करंट है जो पूरी पावर लाइन पे ट्रेवल करके आएगा। तो बताइए, वोल्टेज इनटू करंट इज पावर 800 किलोवाट। पिछली बार अभी सॉल्व किया था 4000 से डिवाइड किया था, अब आप किससे डिवाइड करेंगे? तो लॉजिकली बताइए, पहले 200 आया था, अब एक जीरो ज्यादा डिवाइड हो जाएगा तो करंट 20 एम्पियर आ जाएगा। ये पावर लाइन का करंट है भाई। तो इस पावर लाइन में अगर 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस 15 ओम का है, तो पावर लाइन में कितना बनेगा? तो I² इंटू आर कर दीजिए। I² करेंगे तो ये 400 इंटू आर, समझ, 6000 बन जाएगा। 6000 को मैंने 6 किलोवाट लिख दिया। अब आप जरा कंपेयर करो कि 800 किलोवाट टाउन को चाहिए, रास्ते में कितना खर्च हुआ? पावर प्लांट को कितना बनाना पड़ेगा? 80। क्या पहले से बड़ा कंपैरिजन में कुछ बेटर हो गया मामला? क्या क्या बेटर किया हमने? थोड़ा वोल्टेज इधर का ट्रांसफार्मर का हाई रखा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इधर का हाई कर दिए तो हाई हो जाएगा। हमको पावर प्लांट में ही स्टेप अप करना पड़ेगा, उधर बढ़ाएंगे तभी इधर बढ़ेगा। समझ गए क्या? तो इसको 806 बनाना, इसके एनर्जी यहां से 806 भेजनी है, तो बोलो यहां कितना वोल्टेज लगेगा? हमने दो तरीके बताए इसको करने के। एक तरीका, रास्ते में कितना वोल्टेज जा रहा है वो बताओ। करंट है 20, रेजिस्टेंस है 15, तो पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते का है 300 वोल्ट, और यहां पे आउटपुट कितना है, मतलब यहां पे कितना चाहिए हमें? 40,000। तो यहां कितना लगाना पड़ेगा? 40,300। ये आंसर समझ में आया? दूसरा तरीका, यहां पावर कितनी चाहिए? तो पावर होता है वोल्टेज इनटू, और करंट इस रास्ते में कितना चल रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दो तो वोल्टेज का वैल्यू 806 और फिर 1000 है, और उसको 20 से डिवाइड करो तो क्या आपको ये 840,300 ऐसा दिखा गया? तो अब मुझे बताओ, इधर का वोल्टेज बढ़ के 40,300 हो गया, इधर का वोल्टेज बढ़ के 40,000 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कम हो गया कितना? 3000 के मुकाबले 300, और पावर लॉस V²/R नहीं, डेल्टा V²/R है। समझे क्या? तो जब कहते हैं इस खंबे पे हाई वोल्टेज पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस खंबे पे भी हाई पे कर रहा है, और दूसरे पे भी हाई पे कर रहा है, और तीसरे पे भी हाई पे कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज हाई करेंगे करंट कम हो जाएगा।
तो अगर मैं और वोल्टेज बढ़ा दूं, मतलब इसमें 40,000 का भी 80,000 कर दूं, तो जैसे वोल्टेज डबल करूंगा करंट हाफ 20 से घट के क्या रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वोल्ट 10 टाइम्स कर रहे थे तो 10 टाइम्स घट रहा था। कुछ तो लॉजिक बनाओ भैया। मैंने बोला 40 से 80 कर देंगे तो डबल किया ना, करंट आधा करोगे, 20 का आधा क्या होता है? 2। अगर ये 10 एम्पियर हो गया तो ये और कम हो जाएगा, ये 3 किलोवाट रह जाएगा, तब और कम 1.5 ही किलोवाट हो जाएगा। आई स्क्वायर आ रहा है ना, 1.5 किलोवाट रह जाएगा ना, 1/4 रह जाएगा, तो और कम हो जाएगा जितने बड़े ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप एंड। लेकिन तब एक ही गड़बड़ होती है, गड़बड़ ये है कि जो हम प्यार से बोल दे रहे हैं, नेग्लिजिबल हीट लॉस। जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, जितना हाई वोल्टेज इसका खुद का रहेगा, उतना इसमें चांसेस ऑफ, मतलब बड़े वोल्टेज मतलब बड़ा फ्लक्स बनेगा। बड़ा फ्लक्स मतलब पावर लॉस, जो आयरन लॉसेस है ना, स्टेरेसिस और एडी करंट वाले, वो सब बढ़ते हैं। तो मतलब ये एक पंगा है। ट्रांसफार्मर अगर अच्छा बना है तो मामला बन सकता है। इसमें आखिरी के 2 पॉइंट में लिखा, नेग्लेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉसेस थ्रू दिस, though this may not be a good assumption any longer because of the very high voltage transmission involved। समझ गए क्या? हाई वोल्टेज पे ये थोड़ा मामला काम करेगा नहीं। लिखा हुआ hence explain why high voltage transmission is preferred। वोल्टेज बढ़ाने से वायर में करंट, और करंट कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है, और हीट लॉस भी ड्रास्टिकली कम। तो मतलब हीट लॉस के लिए हमारा प्रेफरेबल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है। वी स्क्वायर बाय आर से कंफ्यूज नहीं होंगे। वी की जगह क्या होता है? डेल्टा वी होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए क्या? तो खेल समझ गए क्या हुआ वहां से यहाँ ये बीच में? ठीक, नमस्कार। सर एक सवाल और। हाँ जी, सर डाउट भेजा। डाउट भेजा है, बोलो कौन सा डाउट है? 26 या 27? सर दोनों। चुप कर। Following LCR circuit when driven by EMF source of angular frequency 70, the circuit effectively behaves like। अरे तुमने 1/√LC का वैल्यू निकाला गया, ये कैसा दिया हुआ है? फोटो गलत है। माइक्रोफेरेड इंडक्टर में भी लिखा हुआ है, कैसे करें सॉल्व इसको, है ना? अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है 70 किलो रेडियन, यानी 70,000, और 1/√LC का वैल्यू निकाला तो आया 1/LC। L का वैल्यू है 1 और C का वैल्यू है 100 और 10 का पावर -6, उस पर रूट लगा, ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। 1000 अपॉन, नहीं नहीं, ये तो 100 ही हो जाएगा। तो 1/√LC का वैल्यू 100 है और ये 70 के रेडियन पर सेकेंड है। कुछ तो मिस्टेक है इसमें, तो ये ओमेगा बड़ा हो गया। ओमेगा बड़ा होने से ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/√LC हो जाने से ओमेगा एल का वैल्यू मच ग्रेटर देन 1/ωc हो जाएगा। ये बात समझ गए क्या? बोलो भाई। हाँ, क्योंकि ओमेगा बड़ा हो गया तो ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो रेजोनेंस से बड़ा ओमेगा रखने से ओमेगा एल बड़ा हो जाएगा। तो लिखा है कि ये सर्किट क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है प्योरली रेजिस्टिव, फिर सीरीज एल आर, सीरीज आरसी। सीरीज एलआर की तरह काम करेगा क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर को खा जाएगा, तो सीरीज एलआर की तरह काम करेगा। समझ गए क्या? क्या ऑप्शन दिया आंसर? यार मेरा भी आ रहा था लेकिन आंसर आरसी सर्किट दिया हुआ। तो या तो वैल्यूज में कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, वैल्यू में कुछ गड़बड़ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरएल सर्किट में होगा।
नहीं नहीं, अच्छा माइक्रो माइक्रो दोनों माइक्रो दिए भाई, आई एम वेरी सॉरी। तो दोनों माइक्रो लगाए क्या एक बार? वो माइक्रो फैरेड लिखा है, माइक्रो हेनरी कर देता हूं उसको। तो 10 का पावर -12 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का पावर 12 हो गया, अंडर रूट लगाया तो 10 का पावर 5 हो गया। तो 10 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 10⁻3। क्यों भाई? अब ये ठीक है, अब हमारा आरसी वाला आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1/√LC है इसका वैल्यू ओमेगा से बड़ा आ रहा है, समझ गए? यानी अभी जो ओमेगा है वो रेजोनेंस वाले ओमेगा से कम है। दिस ओमेगा इज लेस देन ओमेगा ऑफ रेजोनेंस, समझ गए क्या? तो अगर रेजोनेंस के ओमेगा पे जाओगे तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं एट 1/√LC। लेकिन अगर अभी ओमेगा कम रखेंगे तो एक्सएल का वैल्यू कम होगा और एक्सी का वैल्यू बढ़ जाएगा, समझ गए क्या? यस तो ओमेगा अगर डिक्रीज कर दे तो एक्सएल डिक्रीज हो जाएगा और एक्ससी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्ससी बड़ा है और एक्सएल का वैल्यू कम है। तो एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे तो कौन जीतेगा? सर एक्सी। एक्सी जीतेगा, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन जाएगा। इन एलसीआर in a circuit, LCR are connected in series with alternative voltage frequency F. The currents leads the voltage by pi by 45 degree. Then value of C is, अगर 45 डिग्री पर करंट लीड कर रहा है इसका मतलब XC ग्रेटर देन XL है। कुछ समझ गए क्या? यस क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो कहते हैं करंट को लीड करो, और इस सवाल में करंट लीड ही कर रहा है, लेकिन 45 पे कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस भी है। तो हम लिख देंगे XC माइनस XL बाई R इक्वल टू tan 45। तो XC का वैल्यू हो गया R प्लस XL, पहचान गए? XC को लिख दिया 1/ωc इक्वल टू R प्लस ωL। तो C का वैल्यू आया 1/ओमेगा R प्लस ωL। दिखा क्या? ओमेगा की जगह 2πf लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ यस ये बात है। अच्छा, तुम लोग में जेई वाले जो हो वो कल के बैच में ज्वाइन कर सकते हो क्या? कल हमारा बैच होता है 5:30 से। अनन्या, यस बाकी सर। क्या है कि Yes, वो ये जैसे ये नीट के बच्चे भी हैं इस बैच में, जेई वाले भी हैं नीट वाले भी हैं, लेकिन दूसरे बैच में केवल जेई वाले बच्चे हैं। तो मैं क्या करूंगा फिर नेक्स्ट चैप्टर से उसमें थोड़ा लेवल और इंक्रीज कर दूंगा जेई के हिसाब से, ठीक है? ओके सर। सर फिर से अच्छा। टाइम बता दीजिए। 5:30 टुमारो, मतलब टीटीएस में 5:30 to 7 सेम टाइम ठीक है सर। सर तो मतलब लिंक अब टीटीएस नहीं करना है ना? है। टीटीएस वाले बैच में चलेगा ना अपन लोग का? हाँ, मतलब टीटीएस में 5:30 पे जेई का बैच होता है, उसमें सारे जेई के बच्चे हैं, और वो अच्छा बैच है बहुत, मतलब उसमें बहुत ही बढ़िया बच्चे पढ़ते हैं। तो तो सर उसमें हम वही ज्वाइन करें अब। तो मैं ऐसा करता हूँ फिर उसका या तो लिंक हर दिन भेजूं या फिर कैसे, पोर्टल में कैसे जाओगे? सर वो पोर्टल में चेंज हो जाएगा ना? हो जाता है। आई डोंट थिंक मतलब अपने सो। सेंटर पे बोलने से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैसे चेंज होगा। अगर नहीं चेंज हुआ तो मैं लिंक तो भेज ही दूंगा फिर ग्रुप में। है सर एडमिन को आपको बोलना पड़ेगा चेंज करने के लिए। क्या कह रहे हैं? सर एडमिन को ही बोलना पड़ेगा चेंज करने के लिए पोर्टल पे। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं बोलता हूँ अपने यहाँ जो काउंसलर जो मैडम करती हैं, अगर तुम लोग या तो मुझे मैसेज कर दो एक बार कि कौन कौन आ सकता है ना? ठीक तो है मैं सर। उनका चेंज करा दूंगा। या तो पर्सनल मैसेज कर दो या वैसे ग्रुप में भी कर सकते हो, जिस ग्रुप में आप हो। ओके सर। एक मैसेज कर देना कि चेंज कर दो बैच B2 में, ऐसे B2 लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। ओके ठीक है। सर। ठीक है। पीयूष थैंक यू। पीयूष कुमार, सुमित, एवरीबडी, कोई किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है ठीक है। तो कल ऐसा कर सकते हैं, और कल तो मैं रिपीट ही करूंगा, इसी चीज को पढ़ाऊंगा, तो कल का नहीं अगले क्लास से चालू करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ओके ओके, बाय बाय।